हेलो दोस्तों, बुक बीट्स में आपका स्वागत है। यहाँ किताबें बोलती हैं और आप सुनते हैं लेटिंग गो। एक गहन और रूपांतरकारी अनुभव हो सकता है जो किसी रिश्ते, नौकरी, सपना, विश्वास या व्यवहार को छोड़ने से जुड़ा होता है। जब हम किसी ऐसी चीज को छोड़ते हैं जिससे हम लंबे समय से जुड़े हुए होते हैं, तो ये एक तरह का नुकसान, असफलता या खुद से विश्वासघात जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन वहीं ये अनुभव बेहद मुक्तिदायक, सशक्त और ज्ञानवर्धक भी हो सकता है, क्योंकि ये हमें नए अवसरों, अंतर्दृष्टियों और विकास के लिए तैयार करता है। ये पुस्तक भावनात्मक बोझ से मुक्ति पाने की एक नई दृष्टि प्रस्तुत करती है। चाहे कोई व्यक्ति किसी पुराने रिश्ते को भुलाने की कोशिश कर रहा हो या नकारात्मक सोच से बाहर निकलना चाहता हो, ये पुस्तक उसके लिए बेहद सहायक है। लेखक ने गहरी करुणा और समझदारी के साथ ये दिखाया है कि कैसे हम अपने भीतर के डर, दुख और अतीत को छोड़कर एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। पुस्तक में जीवन के अनुभवों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक तकनीकों को भी शामिल किया गया है, जिससे पाठक ये जान पाते हैं कि क्या छोड़ना जरूरी है और क्यों। पुस्तक ये समझाती है कि लेटिंग गो का अर्थ केवल भावनाओं या विचारों को छोड़ना ही नहीं है, बल्कि नियंत्रण छोड़कर खुद को नई दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति देना भी है। इसमें 3 मुख्य अवधारणाएं दी गई हैं: डायकोटमी ऑफ कंट्रोल, नॉन जजमेंटल थिंकिंग और सेल्फ डिस्टेंसिंग। पहले में ये बताया गया है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है और बाकी को छोड़ देना चाहिए। दूसरे में ये बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति को बिना पूर्वाग्रह के खुले मन से देखना चाहिए। तीसरे में ये सिखाया गया है कि कैसे भावनात्मक परिस्थितियों में खुद को थोड़ा अलग करके अधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। लेखक बताते हैं, डायकोटमी ऑफ कंट्रोल स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है, जो ये सिखाता है कि हमें ये पहचानना चाहिए कि जीवन में कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। एपिक्टेटस के अनुसार हमारे विचार, इच्छाएं, प्रयास और प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में हैं, जबकि शरीर, संपत्ति, दूसरों की राय और बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर है। ये समझना कि क्या हमारे वश में है और क्या नहीं, मानसिक शांति और जीवन के प्रति समझदारी भरा दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। किसी विद्यार्थी का उदाहरण लें जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वो अपनी मेहनत, फोकस और समय प्रबंधन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन परीक्षा का स्तर या प्रश्न पत्र की प्रकृति उसके हाथ में नहीं है। अगर वो उन बातों पर ध्यान दे जो वो नियंत्रित कर सकता है, तो वो तनाव से बच सकता है और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसी तरह रिश्तों में भी हम दूसरे के व्यवहार को नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। एपिक्टेटस के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को तर्क की क्षमता दी है, जिससे वो अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है। यही 3 मानसिक शक्तियां, विवेक, इच्छा और संकल्प, हमें सही निर्णय लेने और एक सार्थक जीवन जीने में सहायता करती हैं। यदि किसी व्यक्ति की आलोचना होती है, तो उसे अपने गुस्से पर काबू रखते हुए विवेक से काम लेना चाहिए। इच्छा के क्षेत्र में हमें उन्हीं चीजों की कामना करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। संकल्प शक्ति के माध्यम से हम अपने निर्णयों और कार्यों को दिशा दे सकते हैं। इस दर्शन को व्यवहार में उतारने के लिए हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए। माइंडफुलनेस अभ्यास जैसे बॉडी स्कैन मेडिटेशन से हम अपने शरीर और मन को वर्तमान में टिकाए रख सकते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं को अधिक शांति से स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास यह है कि हम हर परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? यदि जवाब नहीं है, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, और यदि हाँ है, तो उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कई बार स्थिति आंशिक रूप से हमारे नियंत्रण में होती है। तब एपिक्टेटस का सुझाव है कि जो भाग हमारे वश में है, उसमें श्रेष्ठ प्रयास करें और बाकी को नियति या प्रकृति पर छोड़ दें। इस तरह का दृष्टिकोण हमें जीवन की अनिश्चितताओं से डरने के बजाय उन्हें समझदारी से अपनाना सिखाता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है और फिर भी जो कर सकते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो हम न केवल शांत रहते हैं, बल्कि एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और स्वतंत्र जीवन जी पाते हैं। लेखक बताते हैं कि नॉन जजमेंटल थिंकिंग, यानी बिना किसी निर्णय या लेबल के अपने विचारों को देखना और स्वीकार करना, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो छोड़ने की कला में बेहद जरूरी मानी जाती है। जब हम अपने विचारों को अच्छे या बुरे के रूप में आंकते हैं, तो हम अक्सर नकारात्मक भावनाओं में उलझ जाते हैं, जो हमें मानसिक रूप से थका देती हैं। लेकिन जब हम चीजों को तटस्थ रूप से स्वीकार करना सीखते हैं, तो हम खुद को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं और अपने भीतर अधिक शांति महसूस करते हैं।
ये सोचने का तरीका हमें अपनी गलतियों को बिना शर्म या अपराध बोध के स्वीकारने में मदद करता है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को काम में गलती हो जाए और बॉस उसकी आलोचना करे, तो वो खुद को नाकाम या बेकार समझने की बजाय अपनी भावनाओं को समझकर स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख सकता है, जिससे वो अपनी नकारात्मकता से बाहर निकल सकता है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी जैसी तकनीकों में लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे वे माइंडफुल होकर बिना निर्णय किए अपनी सोच और व्यवहार को देखें और स्वीकार करें। ये उन्हें अपने वर्तमान अनुभवों के साथ जुड़ने में मदद करता है, जिससे वे बदलाव के लिए तैयार हो पाते हैं और बीते हुए अनुभवों से खुद को मुक्त कर पाते हैं। दूसरा अभ्यास है रिपीटेटिव जजमेंट्स को पहचानना और उन्हें तोड़ना। इसमें पहले हम अपने विचारों को तटस्थ भाषा में बयान करते हैं, फिर समझते हैं कि इससे हमें कैसा महसूस होता है, और अंत में कल्पना करते हैं कि बिना इस नकारात्मक सोच के हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी। इससे व्यक्ति को अपनी आदतों, व्यवहारों और खुद के प्रति नजरिए में बदलाव लाने में मदद मिलती है। कैसे लोग बार बार खुद को सीमित करने वाली सोच में उलझ जाते हैं, और जब वे उसे चुनौती देते हैं तो वे खुद में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। इस तरह की नॉन जजमेंटल सोच इंसान को खुद से प्रेम करना और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सिखाती है, जिससे जीवन अधिक शांत, सुलझा हुआ और संतुलित बन जाता है। लेखक बताते हैं, सेल्फ डिस्टेंसिंग या मनोवैज्ञानिक दूरी का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति या तीव्र भावना से जूझ रहा होता है, तब वह खुद को उस स्थिति से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ मानकर उस पर विचार करता है। इसका उद्देश्य अपनी भावनाओं या उलझनों में फंसने के बजाय स्थिति को एक बाहरी तटस्थ दृष्टिकोण से देखना होता है, ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सके और मानसिक संतुलन बनाए रखा जा सके। ये अभ्यास हमें नकारात्मक अनुभवों से उबरने, रचनात्मक समाधान ढूंढने और बेहतर आत्म जागरूकता प्राप्त करने में मदद करता है। जब व्यक्ति खुद को समस्या से कुछ दूरी पर रखकर देखता है, तो वह अधिक स्पष्टता से सोच सकता है और उन कारणों को समझ सकता है जो किसी संघर्ष या परेशानी की जड़ में है। इससे न केवल समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, बल्कि रचनात्मकता भी पनपती है, क्योंकि व्यक्ति सीमित नजरिए से हटकर किसी समस्या को लंबे समय और बड़े दृष्टिकोण से देख पाता है। सेल्फ डिस्टेंसिंग के अभ्यास से भावनात्मक नियंत्रण भी बेहतर होता है। जब व्यक्ति भावनाओं की तीव्रता से कुछ दूरी बना लेता है, तब वह प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर कार्य करता है, जिससे तनाव और चिंता पर काबू पाया जा सकता है। यह आदत खासकर तब मददगार होती है जब व्यक्ति जीवन में किसी बड़े तनाव जैसे पारिवारिक झगड़े, वित्तीय परेशानी या कार्यस्थल के दबाव का सामना कर रहा हो। इसका अभ्यास करने के कई तरीके हैं, जैसे किसी तकरार या बहस के दौरान थोड़ी देर के लिए खुद को स्थिति से अलग कर लेना, ताकि व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ सके। यह दूरी उसे स्थिति को नए नजरिए से देखने में मदद करती है। एक और तरीका है कि व्यक्ति खुद से तीसरे व्यक्ति की तरह बात करे, जैसे मैं परेशान हूं की जगह राज परेशान है कहना। ये भाषा परिवर्तन मानसिक दूरी बनाने में सहायक होता है और व्यक्ति को भावनाओं से बाहर निकलकर सोचने का मौका देता है। एक अन्य तकनीक है भविष्य से खुद को देखना, यानी ये कल्पना करना कि भविष्य में खड़े होकर हम अपने वर्तमान व्यवहार को कैसे देखेंगे। ये विचार करने से व्यक्ति अपने वर्तमान निर्णयों और आदतों का मूल्यांकन कर सकता है कि क्या वे उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर खर्चों में कटौती करना चाहता है लेकिन बार बार बेवजह पैसे खर्च करता है, तो वो कल्पना कर सकता है कि भविष्य में उसकी यात्रा कैसी होगी अगर वो आज ही अपने खर्चों को लेकर जागरूक हो जाए। इस तरह की सोच न केवल आत्मनियंत्रण बढ़ाती है, बल्कि जीवन में संतुलन और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देती है, चाहे वो रिश्तों में हो, व्यक्तिगत लक्ष्यों में या मानसिक स्वास्थ्य में। सेल्फ डिस्टेंसिंग व्यक्ति को अपनी स्थिति को तटस्थ रूप से देखने और ज्यादा परिपक्व फैसले लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारी भावनाएं और विचार स्थायी नहीं है, बल्कि वे बदल सकते हैं और हम उनमें फंसे रहने के बजाय उन्हें देखने और समझने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। इनर क्रिटिक वो अंदर की आवाज है जो व्यक्ति को बार बार ये कहती है कि वो अच्छा नहीं है, वो असफल है या उसमें कुछ कमी है। यह आवाज विशेष रूप से तब तेज हो जाती है जब व्यक्ति कमजोर या सुरक्षित महसूस करता है। समाज और संस्कृति भी इस सोच को मजबूती देती है कि आलोचना और शर्मिंदगी से सुधार होता है, लेकिन शोध बताते हैं कि ये तरीका व्यक्ति को और अधिक डरा हुआ और असहाय बना देता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को यह समझना जरूरी है कि ये आलोचना एक रक्षात्मक तंत्र है जो कमजोर भावनाओं से बचाने के लिए उभरती है,
लेकिन इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने आत्म मूल्य को कम समझने लगता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता है जागरूकता, ताकत और प्रेम। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों को बिना निर्णय किए देखना और ये समझना कि इनर क्रिटिक की आवाज खुद की असली सोच नहीं है। ताकत का मतलब है अपनी अच्छाइयों और उपलब्धियों को पहचानना, और प्रेम का अर्थ है खुद के प्रति दया और करुणा दिखाना, वैसा ही जैसा आप किसी करीबी मित्र के लिए महसूस करते। कई बार व्यक्ति खुद को आलोचनात्मक भाषा में कोसते हैं, जैसे मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। इस प्रकार की भाषा आत्म मूल्य को चोट पहुंचाती है। इसका समाधान ये है कि व्यक्ति अपने आप से दूसरे व्यक्ति की तरह बात करे, जैसे तुमने गलती की लेकिन हर कोई करता है, इससे सीख कर आगे बढ़ सकते हो। ये भाषा बदलाव व्यक्ति को आत्म संवेदना की ओर ले जाती है। इनर क्रिटिक को शांत करने का एक तरीका है उस डर और अनिश्चितता को पहचानना जो उसकी जड़ में है। जब व्यक्ति अपने डर को महसूस करने लगता है, जैसे असफल होने का डर, अस्वीकृति का डर, तो वे ये भी समझ सकते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और ये सभी भावनाएं मानवीय है। इससे वे आलोचना की आवाज से अलग होकर अपने वास्तविक भावनात्मक अनुभवों से जुड़ सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। जैसे जैसे ये अभ्यास विकसित होता है, व्यक्ति सीखता है कि आलोचना से डरने की बजाय वो उससे संवाद कर सकता है, उसकी जड़ों को समझ सकता है और खुद को उन विचारों से अलग कर सकता है। अंततः यह उन्हें अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास, आत्म स्वीकृति और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। लेखक असंलग्नता, नॉन अटैचमेंट की गहराई से व्याख्या करते हैं। असंलग्नता का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं या भावहीन हो जाएं, बल्कि यह है कि हम चीजों, संबंधों, विचारों और परिणामों के साथ अपने जुड़ाव को जरूरत से ज्यादा गंभीर ना बनाएं। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और परिवर्तनशील है, तो हम भीतर से अधिक स्वतंत्र और शांत महसूस करते हैं। असंलग्नता का अभ्यास आत्मसमझ, आत्म स्वीकृति और मानसिक लचीलापन विकसित करने में मदद करता है। यह हमें अपने डर, इच्छाओं और अपेक्षाओं से ऊपर उठने की क्षमता देता है। यह धारणा पूर्वी दर्शन, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और योग में गहराई से जुड़ी है, जिसमें अपरिग्रह और दुख का कारण आसक्ति जैसे विचार शामिल है। एक्ट, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के माध्यम से बताया गया है कि सेल्फ एज कंटेंट के बजाय सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट को अपनाना कैसे हमें एक लचीला दृष्टिकोण देता है। हम कभी कभी तनाव में हो सकते हैं, लेकिन हम वही नहीं हैं। सहयोग और आपसी निर्भरता को अपनाने से हम न केवल व्यक्तिगत रूप से बेहतर बनते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। यह भी बताया गया है कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, प्रतिक्रिया के लिए खुले रहना और परिणामों पर पकड़ छोड़ना कैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और संबंधों को बेहतर बनाता है। आज की डिजिटल दुनिया में डूम स्क्रॉलिंग यानी नकारात्मक खबरों को बार बार पढ़ते रहना मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। ये व्यवहार तनाव, चिंता और उदासी बढ़ा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम मीडिया का उपभोग सोच समझ कर करें। कॉन्शियस मीडिया कंजम्पशन का मतलब है इस बात पर ध्यान देना कि हम क्या और कैसे देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ ध्यान भटकाने या भावनात्मक असहजता से बचने के लिए मीडिया देख रहे हैं, तो ये हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसके बजाय हमें ऐसे कंटेंट की ओर रुख करना चाहिए जो हमें कुछ सिखाए, हमें दूसरों से जोड़े या हमें खुशी दे। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का मानना है कि अपने डिजिटल अनुभवों को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाना जरूरी है। इसके लिए हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा हमें आंतरिक रूप से परेशान करता है। छोटे छोटे बदलाव जैसे समय तय करके सोशल मीडिया देखना या अपने फीड को सकारात्मक और प्रेरणादायक कंटेंट से भरना इस दिशा में मदद कर सकते हैं। परिवर्तन को अपनाना एक विकासशील मानसिकता का हिस्सा है। ये सोच व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी लचीलापन दिखाने, नई चीजें सीखने और जोखिम लेने के लिए तैयार करती है। हालांकि परिवर्तन से अक्सर डर लगता है। ये डर हानि की आशंका, नियंत्रण की कमी और असुविधा की वजह से होता है। विभिन्न शोध ये दर्शाते हैं कि लोग अक्सर पुराने ढर्रे को छोड़ने से डरते हैं, भले ही नया रास्ता बेहतर हो। परिवर्तन के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। एक मनोवैज्ञानिक मॉडल के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं: अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, बिना जानकारी के उत्साह; इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म, जानकारी मिलने पर निराशा; वैली ऑफ डिस्पेयर, निराशा की गहराई; इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, जानकारी के साथ आशावाद;
और अंततः सक्सेस एंड फुलफिलमेंट, सफलता और संतुष्टि। जब कोई व्यक्ति इन चरणों को पहचानता और समझता है तो वह परिवर्तन को अधिक आसानी से अपना पाता है। हमारे मन में हर वक्त असंख्य विचार चलते रहते हैं। कुछ जरूरी होते हैं तो कुछ निरर्थक और बोझिल। जब ये विचार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये मानसिक थकान, चिंता और ध्यान की कमी का कारण बनते हैं। इसे मानसिक अव्यवस्था कहा जाता है। ये विचार अक्सर नकारात्मक आत्मचिंतन, भविष्य की चिंता, परफेक्शनिज्म या नियंत्रण की इच्छा के रूप में प्रकट होते हैं और व्यक्ति को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित नहीं करने देते। ब्रेन डंपिंग की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मन में चल रही सभी बातों को कागज या स्क्रीन पर बिना किसी रोक टोक के लिखता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक थके हुए दिन के अंत में कोई अपना बैग खाली कर देता है। शुरुआत में यह प्रक्रिया अव्यवस्थित और थका देने वाली लग सकती है, लेकिन एक बार जब विचार बाहर आ जाते हैं और उन्हें क्रमबद्ध करना शुरू करते हैं तो मन हल्का महसूस करने लगता है। इससे रचनात्मकता भी बढ़ सकती है क्योंकि अब मन में नया सोचने के लिए जगह बन जाती है। ब्रेन डंपिंग के बाद इन विचारों को संरक्षित करना और समय समय पर उनकी समीक्षा करना जरूरी होता है। इससे व्यक्ति पुराने विचारों, आइडियाज और प्रगति पर नजर रख सकता है और वो देख सकता है कि कौन से विचार भविष्य में काम आ सकते हैं। एक अच्छा नोटबुक या डिजिटल फोल्डर इस्तेमाल करना इस प्रक्रिया को और व्यवस्थित बना सकता है। ब्रेन डंप को सिर्फ विचारों की सूची बनाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को उसमें से महत्वपूर्ण और जरूरी कार्यों को पहचान कर उन्हें वास्तविक कार्रवाई में बदलना होता है। एक समय में सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय केवल सबसे जरूरी 3 कार्यों पर ध्यान देना चाहिए ताकि व्यक्ति थका हुआ महसूस ना करे और उसे सफलता मिले। इस तरह ब्रेन डंपिंग न सिर्फ मानसिक स्पष्टता देती है बल्कि उसे जीवन में कार्रवाई और परिवर्तन में बदलने का माध्यम भी बन जाती है। जब लोग लगातार खुद को कोसते हैं या मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नाकाम हूं जैसे विचारों को बार बार सोचते हैं तो ये एक प्रकार का आत्म पराजयकारी रवैया बन जाता है जिसे मानसिक रूप से नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये सोच धीरे धीरे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसे बदलने के लिए लेख में एक्सटर्नलाइजेशन यानी खुद को उन नकारात्मक विचारों से अलग कर देखने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया गया है। इस विधि से व्यक्ति अपने विचारों को एक बाहरी इकाई के रूप में देखता है जिसे वो नियंत्रित कर सकता है। ये प्रक्रिया स्वयं की समझ को गहरा बनाती है और व्यक्ति को ये एहसास दिलाती है कि वो अपनी कहानी को दोबारा लिख सकता है। नकारात्मक स्क्रिप्ट अक्सर बचपन में बनी गलत धारणाओं और अधूरी जरूरतों से जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए किसी के द्वारा बार बार अस्वीकृति झेलने पर मन में ये गलत विश्वास बन सकता है कि मैं प्रेम के योग्य नहीं हूँ, जो बाद में मैं अनलवेबल हूँ जैसी स्क्रिप्ट में बदल जाता है। जब इस सोच को चुनौती देकर इसके पीछे छुपी मूल जरूरत जैसे प्रेम, स्वीकृति, सुरक्षा को पहचाना जाता है तो ये समझ पनपती है कि ये नकारात्मक विचार वास्तविकता नहीं बल्कि अधूरी जरूरत का परिणाम है। जब लोग अपने नकारात्मक स्क्रिप्ट को पहचान कर उन्हें चुनौती देते हैं और अपनी बुनियादी जरूरतों को समझते हैं तब वे खुद को अधिक सकारात्मक, समर्थ और संतुलित नजरिए से देख पाते हैं। ये बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अभ्यास और आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बना सकता है। किसी को जहरीला कहना उनके व्यक्तित्व का स्थायी मूल्यांकन नहीं बल्कि उनके व्यवहार का मूल्यांकन है, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ऐसे लोगों से दूरी बनाना आत्म संरक्षण और आत्मसम्मान का कार्य है। दूरी का स्तर व्यक्ति स्वयं तय करता है, कभी सिर्फ बातचीत कम करके, कभी सीमाएं तय करके और कभी कभी पूरी तरह से रिश्ते को खत्म करके। सीमाएं तय करना और उन्हें निभाना बेहद जरूरी है। जब हम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, तब हम अपनी मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लेकिन सीमाओं को बनाए रखना आसान नहीं होता, खासकर जब सामने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया स्वरूप गिल्ट ट्रिप, धमकी या माफी के वादों के जरिए हमें वापस रिश्ते में खींचने की कोशिश करता है। हमें अपने फैसले के लिए ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमारी प्राथमिकता हमारा भला होना है और हम ये तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि कौन हमारे जीवन में रहेगा और कौन नहीं। अंत में ये पूरी प्रक्रिया आत्म देखभाल और आत्म प्रेम का हिस्सा है, जहां हम खुद को उस माहौल से बाहर निकालते हैं जो हमें अंदर से तोड़ता है और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ते हैं जहां शांति, सम्मान और सच्चे रिश्ते हों। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के गलत व्यवहार को सही ठहराते हैं या उस व्यक्ति के करीब आ जाते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है, बल्कि इसका अर्थ है उस दर्द को स्वीकार करना
और अपने मन से क्रोध, शिकायत और प्रतिशोध की भावना को छोड़ना। ये एक तरह का आत्म देखभाल है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि क्षमा करने वाले लोग कम तनाव, अवसाद और गुस्से का अनुभव करते हैं और उनकी सेहत भी बेहतर रहती है। क्षमा करना एक साहसिक कार्य है जो व्यक्ति को वर्तमान में जीने और अतीत की तकलीफ से आगे बढ़ने में मदद करता है। लेखक 4 Ds ऑफ फॉरगिवनेस यानी क्षमा के 4 चरणों का उल्लेख है। गहराई से घटना को समझना, निर्णय लेना कि क्षमा करनी है या नहीं, उस व्यक्ति के नजरिए को समझना और इस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना। एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि कैसे एक महिला अपने दोस्त के विश्वासघात को समझते हुए उसे माफ कर आगे बढ़ती है और अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करती है। इसके बाद आत्म क्षमा की प्रक्रिया को विस्तार से बताते हैं, जिसे 4 Rs ऑफ सेल्फ फॉरगिवनेस यानी जिम्मेदारी लेना, पश्चाताप करना, सुधार करना और आत्म नवीनता लाना के रूप में समझाया गया है। आत्म क्षमा में व्यक्ति खुद की गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और खुद के साथ सहानुभूति रखता है। ये प्रक्रिया आसान नहीं है लेकिन अत्यंत आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपराध बोध और शर्म के चक्र से बाहर निकल सके और अपने जीवन में विकास कर सके। आत्म क्षमा कोई बहाना नहीं है, बल्कि यह एक परिपक्वता भरा कदम है जो आत्म जागरूकता, सुधार और भविष्य में बेहतर बनने की ओर ले जाता है। ये व्यक्ति को न केवल अपने अतीत से मुक्ति देता है बल्कि उसे आत्मविश्वास और करुणा से भर देता है। जब हम किसी के व्यवहार से आहत होते हैं तो अक्सर हम अपनी ही भावनाओं में उलझे रहते हैं और सामने वाले की परिस्थितियों या मंशा को समझ नहीं पाते। लेकिन यदि हम एक कदम पीछे हटकर ये समझने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो हम न केवल उनकी भावनाओं और परिस्थितियों को समझ पाते हैं बल्कि खुद भी मानसिक शांति महसूस करते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग केवल भावनात्मक नहीं बल्कि एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कई मस्तिष्क क्षेत्रों की भागीदारी होती है। ये सोच को लचीला बनाता है और हमें केवल अपने ही नजरिए से नहीं बल्कि दूसरों की सोच और भावनाओं को भी समझने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर एक टीचर अगर परेशान हो कि एक छात्र ध्यान नहीं दे रहा, तो जब वो उस छात्र की पारिवारिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है तो शिक्षक के व्यवहार में सहानुभूति और समझ बढ़ जाती है। कैसे एक छोटी सी बात से गहरी नाराजगी और अंततः एक ग्रज बन जाती है, एक तरह की अंतहीन कड़वाहट जो समय के साथ और मजबूत हो सकती है। लोग अक्सर वैलिडेशन के लिए अपनी शिकायतें बार बार दोहराते हैं, जिससे वे उस पीड़ा से जुड़ जाते हैं और उसे छोड़ नहीं पाते। लेकिन यदि व्यक्ति ये समझ ले कि सामने वाले ने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में उसे ठेस पहुंचाई है, तो उसके मन में धीरे धीरे माफ करने की भावना आ सकती है। पर्सपेक्टिव टेकिंग कोई दोष माफ करने या खुद को सही ठहराने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक गहराई से सोचने और समझने की क्षमता है जिससे हम संबंधों को सुधार सकते हैं, आंतरिक शांति पा सकते हैं और जीवन में अधिक संतुलन और समझ विकसित कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।